नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एसटी सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है ननंद जी तो अपने ही जाल में फंस गई, भाग 2 और अंतिम भाग। यदि आप सभी को यह कहानी पसंद आए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे ही मिलेंगी आप सभी को मेरे आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा सुधा की माँ का फ़ोन आया था और वही सुधा से पूछती कि पिछले 2 वर्ष से तो तुम मायके आई ही नहीं, तो क्या इस बार आ रही हो। सुधा भी सोचती कि इस बार तो मैं मायके ज़रूर आऊँगी, और कहती मम्मी जी से बात करूँगी। लेकिन जब सुधा अपनी मम्मी जी से बात करने के लिए जाती तो उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी, और सासू माँ की खराब तबीयत की खबर जब ननंद जी को पता चलती तो ननंद जी भी भागी भागी अपनी माँ की देखभाल के बहाने अपने मायके आ जाती, क्योंकि उनका मन तो ससुराल में लगता ही नहीं था। ससुराल में काम जो करना पड़ता था और मायके में सिर्फ भाभी पर औतर चढ़ाना पड़ता था। और साथ में सबसे कहती कि मेरी भाभी तो मेरी माँ की केयर करती ही नहीं है, इसलिए मैं ही अपनी माँ की देखभाल के लिए आ जाती हूँ। और हर दिन अपने किसी न किसी रिश्तेदार को फ़ोन कर कर बुलाती हैं, जिससे सुधा पर काम का बोझ और बढ़ जाता था। ननद जी के साथ साथ जो रिश्तेदार आते थे उनकी भी सेवा करनी पड़ती थी। सुधा की सासू माँ को तो मौसमी बुखार था, जो 2 दिन में उतर जाता, लेकिन ननद जी अभी भी घर पर टिकी हुई थी और रिश्तेदारों का आना जाना भी लगा हुआ था। ननंद रश्मि जब भी मायके आती तो 2 महीने के पहले तो अपने ससुराल जाती ही नहीं। वैसे भी रश्मि अपनी ससुराल से ज़्यादा अपने मायके में ही रहती थी। जब एक बात सुधा के मायके में उसकी भाभी को पता चली तो वह सुधा से कहती, आपकी ननंद बहुत चतुर चालाक है और आप उनकी हर बात मानकर उन्हें और सिर पर चढ़ा रही हैं। थोड़ा जवाब देना सीख चाहिए दीदी, जिससे आपको भी अपने मायके आने का मौका मिल सके। लेकिन सुधा कहती, जाने दीजिए भाभी, बस आपकी इन्हीं बातों ने आपकी ननंद और सास को बेकार कर रखा है, सुधा की भाभी ने कहा। अब कहानी में आगे देखते हैं इतनी चतुर चालाक ननंद कैसे फंसेगी अपने ही जाल में। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भाभी, आज खाने में क्या बना रही हो। रश्मि ने अपनी भाभी सुधा से पूछा। दीदी जो आप कहें, सुधा ने कहा। रश्मि कहती, तो ठीक है, दाल बाटी बना देना, आज दाल बाटी खाने का बहुत मन कर रहा है। और हाँ, साथ में खीर और चूरमा के लड्डू भी बना देना, बहुत दिन हो गए चूरमा के लड्डू तो खाए ही नहीं। और हाँ, घी डालने में कंजूसी मत करना, मुझे बाजार जाना है कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए। जब तक मैं आऊँ तो खाना बनाकर तैयार रख देना। और साथ में मम्मी भी जा रही हैं। वही क्या है ना, आप तो अकेली ही बाजार घूमकर आ जाती हैं, मम्मी को तो कभी लेकर भी नहीं जाती, तो मैं मम्मी को बाजार लेकर जा रही हूँ। रश्मि और उसकी माँ बाजार गई हुई थी तो बिमला काकी भी मिली। बिमला काकी से रश्मि कहती, नमस्ते काकी जी। काकी ने कहा, कब आई रश्मि बेटी। रश्मि कहती है, बस अभी 15 दिन हो गए हैं। वह क्या है ना, मैं तो आ ही नहीं रही थी, वह तो मम्मी की अचानक से तबीयत खराब हो गई, इसलिए आना पड़ा। आप तो जानती हैं मेरी भाभी तो मेरी मम्मी की बिल्कुल भी केयर नहीं करती, अब माँ बीमार हो तो बेटी कैसे ना आए, आखिर बेटी ही तो अपनी माँ की कदर करती है ना। काकी कहती, सही कहा बेटी, तू ही है कि अपनी माँ की कदर करती है, तेरी भाभी कहाँ सोचती है। तब रश्मि कहती, तो आज घर पर आकर आप ही भाभी को समझा दीजिए ना कि अपनी सासू माँ की कदर करें। हाँ हाँ बेटी, मैं आज घर पर जरूर आऊँगी, कहकर बिमला काकी अपने घर को चली जाती। ननंद जी और सासू माँ शॉपिंग करने रखती। ननंद जी और सासू माँ शॉपिंग कर कर आती, तभी ननंद रश्मि अपनी भाभी को आवाज़ रखाते हुए कहती, भाभी पानी लेकर आइए, मम्मी को बहुत तेज प्यास रखी है। जब सुधा अपनी ननंद और सासू माँ दोनों के लिए पानी लेकर जाती, तब ननंद जी अपनी माँ को वही साड़ियाँ दिखा रही थी जो वह खरीद कर लेकर आई थी। सुधा ने कहा, बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं दीदी। पता है, रश्मि ने कहा, लेकिन यह सब मेरे लिए हैं, मेरी मम्मी ने मुझे खरीदवाई हैं, तो इन पर बुरी नज़र मत डालिए। अब जाइए और हमारे लिए खाना भी रखा दीजिए। अच्छा दीदी, अभी रखाती हूँ, कहकर सुधा रसोई में आ जाती। सुधा अपनी ननंद और सासू माँ के लिए खाना लगाती, तभी बिमला काकी भी घर पर आ जाती।
रश्मि कहती, नमस्ते काकी जी, बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। अभी हमने खाना खाना शुरू ही किया है, तो आप भी खा लीजिए। काकी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो खाना खाकर आई हूँ, तो कोई बात नहीं, फिर खीर ही खा लीजिए। रश्मि कहती है, अच्छा भाभी, काकी के लिए भी खीर लेकर आ जाइए। सुधा काकी के लिए खीर लेकर आती तो काकी जी कहती, बहू आज मार्केट में मुझे रश्मि मिली थी, तो वह तो बता रही थी कि तुम अपनी सास की बिल्कुल भी सेवा नहीं करती। तुम्हारी सास बीमार हो गई तो सेवा करने के लिए तुम्हारी ननंद को आना पड़ा। तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी सास की सेवा करो। तुम्हारी ननंद क्यों करे सेवा? अब अच्छा थोड़ी ना रखता है कि वह अपनी मम्मी की सेवा करने के लिए अपनी ससुराल से मायके आए। वाह काकी जी, क्या बात कही आपने। सेवा और ननंद जी ने की थी। ननंद रश्मि से तो दवाई तक तो देते नहीं बनती थी। ननंद जी यहाँ अपनी माँ की सेवा करने के नाम से आई हैं, लेकिन सेवा करने के लिए नहीं, सिर्फ आराम करने के लिए आई थी। यही बात बिमला काकी भी बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन कहते हैं ना, जो इंसान जितना सीधा होता है उस इंसान को सब दबाते ही जाते हैं। बस जरे में नमक छिड़कने का काम बिमला काकी कर रही थी, क्योंकि दूसरे के घर के तो मजे रहना सबको आता है। खुद की बहू सेवा करे या ना करे, दूसरे की बहुओं को सलाह देना तो ऐसी औरतों के काम होते हैं। वैसे ऐसी औरतें हर मोहल्ले में मिल ही जाती हैं। वैसे देखा जाए तो इस सब में बिमला काकी की गलती नहीं थी, क्योंकि सुता की सास और ननंद को खुद मजा आ रहा था अपने घर की बहू की बुराई कराने में। खाना खाने के बाद सुता जब रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी तो इस बार उसे बहुत बुरा लगता। आखिर हर बार मम्मी जी की सेवा करने के नाम पर दीदी आ जाती हैं और बाहर के लोगों से मुझे भरा बुरा सुनवाती हैं। आखिर क्या काम करती हैं दीदी? उल्टा दीदी के आने से मेरा ही काम बढ़ जाता है, लेकिन क्या फ़ायदा, मेरी इस घर में सुनता भी कौन है? ये सोचकर सुता अपना काम करने लगती और अपने कमरे में जाकर रोने लगती। तभी उसकी भाभी का फ़ोन आता। उसकी भाभी रितु सुता से पूछती, कैसी हो दीदी? सुता ने कहा, अच्छी हूँ। लेकिन सुता की आवाज़ से ही रितु समझ जाती कि सुता रो रही है। रितु ने कहा, आपकी आवाज़ कुछ और कह रही है, सच सच बताइए क्या बात है? सुधा ने कहा, कुछ नहीं भाभी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तब रितु कहती है, दीदी मैं सिर्फ रिश्ते में आपकी भाभी नहीं हूँ, बल्कि आप मेरी सगी बहन जैसी हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ ननंद भाभी का नहीं, एक अच्छी दोस्त और बहनों का भी है। तो दोस्ती के नाते या छोटी बहन के नाते मुझे सच सच बताइए, बात क्या है? सुधा अपनी भाभी रितु को सब कुछ बता देती कि किस तरह बिमला काकी ने आकर उससे भरा बुरा कहा और उसकी ननंद हर बार किसी न किसी को बुरा कर उसे भरा बुरा सुनवाती है। तब रितु भाभी कहती, अब तो बहुत हो गया आपकी ननंद का, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, अब देखिए मैं आपकी ननंद को कैसे सबक सिखाती हूँ। आपकी ननंद की अकड़ तो अब मैं ठिकाने लगाऊंगी। तब सुधा ने कहा, आप कुछ मत करना दीदी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। रितु कहती, कुछ गड़बड़ हो उसके पहले ही तो सब कुछ सही करना है। तब सुधा अपनी रितु भाभी से कहती, भाभी आपको मेरी कसम, आप कुछ नहीं करेंगी। ये सुनकर रितु कहती, इस बार तो आपकी कसम ने रोक लिया, लेकिन अगली बार मैं रुकने वाली नहीं हूँ, कहकर रितु फोन रख देती। इसी तरह दिन निकलते गए और पूरे 2 महीने बाद ननंद जी अपनी ससुराल के लिए जाते। ससुराल जाने के पहले ननंद रश्मि अपनी भाभी को बहुत अच्छे से समझा गई थी कि मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें समय पर खाना पानी देते रहना, मैं हर दिन फ़ोन कर कर उनके हाल चाल पूछती रहूँगी। ननंद जी को गए अभी 10 दिन ही हुए थे कि फिर से वह अपने मायके आ गई, इस बहाने से कि पास में ही एक रिश्तेदार के यहाँ शादी है, तो सोचा माँ से मिलती जाऊँ। और वैसे भी माँ बता रही थी उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, तो सोचा कुछ दिन उनके साथ रहकर उनका ख्याल रखूंगी। फिर कुछ दिनों बाद ननंद जी फिर से अपनी ससुराल जाती और इसी तरह रक्षाबंधन का दिन आ जाता। ननंद जी तो रक्षाबंधन के 1 हफ्ते पहले ही अपने मायके आ गई थी। सुधा को भी अपने मायके जाने का मन था, लेकिन सुबह से ही सासू माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वह अपने मायके नहीं जा सकी। सुधा की भाभी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि इस बार भी सुधा मायके नहीं आ पाएगी, इसलिए वह उसके ससुराल सुधा के भैया के साथ आ गई थी। अपने भैया भाभी को देखकर सुधा बहुत खुश होती, लेकिन सुधा की सास ननंद का मुंह बन जाता। सुधा की भाभी ने आते ही साथ सुधा की सास और ननंद के पैर छुए और पूछा, कैसी हो माँ जी? सुधा की सास ने कहा, ठीक हूँ, बुढ़ापे के दिन हैं तो काट रही हूँ। सुबह से ही सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए तो बहू आ नहीं पाई, पर तुमने अच्छा किया कि आ गई, बहू को भी अच्छा लगा।
तो फिर ऋतु ने रश्मि से पूछा, दीदी आप कब आई? ऋतु कहती, मैं तो 1 हफ्ते पहले ही आ गई थी। वही क्या है ना, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा मैं जाकर मम्मी को देख लेती हूँ, और रक्षाबंधन आ ही रहा था तो थोड़े दिन के लिए और रुक गई। अच्छा किया दीदी, ऋतु ने कहा। अच्छा माँ जी, अब मैं सोच रही हूँ मैं और सुधा दीदी के भैया जब आ ही गए हैं तो सुधा दीदी को अपने साथ घर पर लेकर ही जाते हैं। वैसे भी बहुत टाइम से दीदी घर पर आई नहीं तो मम्मी जी भी उनके आने का इंतजार करती हैं। तब रश्मि ने कहा, भाभी कैसे जा सकती हैं? आप देख नहीं रही मम्मी की तबीयत खराब है, तो ऐसे में भाभी कैसे जा सकती हैं? तब ऋतु ने कहा, हाँ दीदी आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या है ना, आप ही तो कह रही हैं कि आप अपनी मम्मी की देखभाल करने के लिए आ गई हैं। जब आप हैं तो हमें तो माँ जी की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी आपसे अच्छा ख्याल माँ जी का कौन रख सकता है। और मुझे उम्मीद है कि माँ जी भी अपनी बहू की खुशी ही चाहती होंगी। देखो ना, गर्मियों की छुट्टी में भी नहीं आ पाई और पिछले 2 साल से भी नहीं आ पाई, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार तो दीदी हमारे साथ चली जाएंगी, और आप तो हैं ही तो आप माँ जी का ख्याल रख लेंगी, है ना दीदी? अब रश्मि क्या कहती, उसके पास कुछ कहने को बचा ही नहीं था। और सुधा की सास भी कुछ नहीं कह पाई। तब ऋतु सुधा से कहती, दीदी आप जाकर अपनी और बच्चों की पैकिंग कर लीजिए, हम साथ में ही अब घर पर चलेंगे। रश्मि और सुधा की सास का चेहरा तो देखने लायक था, लेकिन क्या करते, दोनों ही कुछ बोल नहीं पा रही थी। सुधा अपने सामान की पैकिंग करने के लिए चली जाती और साथ में ऋतु भी चली जाती। थोड़ी देर में जब सुधा के सामान की पैकिंग हो जाती और वही जाने के लिए तैयार होती, तभी सुधा की बुआ सास आ जाती और सुधा को जाता हुआ देखकर कहती, बहू तुम कहाँ जा रही हो? तो ऋतु कहती, बुआ जी दीदी मेरे साथ अपने मायके जा रही हैं। वही क्या है ना, 2 साल हो गए और दीदी अपने मायके नहीं आई। मम्मी जी को भी दीदी की बहुत याद आती है तो मैं इन्हें अब लेने के लिए आई हूँ। तब बुआ जी ने कहा, हाय हाय कैसा जमाना आ गया, तेरी सास यहाँ पर बीमार है और तुझे मायके जाने की पड़ी है। तुझे अपनी सास की बिल्कुल भी चिंता नहीं। यह सुनकर सुधा की सास और ननद दोनों ही खुश हो जाती और सोचती, अब तो सुधा अपने मायके जा ही नहीं पाएगी। लेकिन ऋतु भी ठान कर आई थी कि कुछ भी हो जाए सुधा को अपने साथ घर पर लेकर जरूर जाऊंगी। और ऋतु कहती, माँ जी की चिंता है इसलिए तो दीदी को अभी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। वो क्या है ना, अभी तो रश्मि दीदी हैं माँ जी की सेवा करने के लिए, और वैसे भी आप ही तो कहती हैं कि रश्मि दीदी ना हो तो माँ जी की कोई सेवा भी ना करे। माँ जी जब भी बीमार होती हैं तो रश्मि दीदी तो उनकी सेवा करने के लिए आती हैं। अच्छा अब हम जाते हैं, कहकर ऋतु और सुधा वहाँ से जाने लगती। तभी रश्मि कहती, भाभी जाने के पहले बुआ जी के लिए चाय नाश्ता बना दीजिए। सुधा चाय नाश्ता बनाने के लिए जाने लगती। तभी ऋतु सुधा का हाथ पकड़ कर रोकती और कहती, अरे दीदी हमें जाने में देर हो रही है और फिर घर जाने में रात हो जाए, इससे अच्छा तो आप भी बुआ जी के लिए चाय नाश्ता बना दीजिए। कहकर ऋतु सुधा को अपने साथ ले जाती और बुआ जी रश्मि से कहती, कुछ तीखा सा बनाते, तीखा खाने का बहुत मन हो रहा है। रश्मि ने कहा, मेरे बस के बाहर है, राखी का नाश्ता बनाया है भाभी ने, वही खाइए और जाइए आप यहाँ से, परी आई नाश्ता करने वाली। 2 वर्ष बाद सुधा तो अपने मायके जाकर बहुत खुश थी, लेकिन यहाँ ननंद रश्मि की हालत कुछ ठीक नहीं थी। अभी तक मायके में जो महारानी की तरह रहती थी और बात बात पर ऑर्डर देती थी, उस ननंद रश्मि को अब घर में काम करना पड़ रहा था। ये सब देखकर सुधा के ससुराल के पास में ही रहने वाली सुधा की दोस्त उसके मायके में उसे फ़ोन लगाकर कहती, सुधा तू क्या गई, तेरे घर का तो नक्शा ही बदल गया, तेरी ननंद की तो हालत ही बुरी हो गई। अच्छा हुआ, बहुत कहती थी ना कि अपनी मम्मी की सेवा करने के लिए आई हूँ, अब थोड़ी सेवा कर भी देने दे। इसे कहते हैं ननंद जी तो अपने ही जाल में फंस गई। और हाँ, तेरी सास तेरे जाते ही साथ एकदम परफेक्ट हो गई। जो अभी तक एक कटोरी उठाकर नहीं रखती थी, वह बेटी के राज में घर के काम कर रही है, कहकर सुधा की दोस्त फोन रख देती। लेकिन सुधा ये सुनकर उदास हो जाती। तब ऋतु कहती, आपको क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गई? सुधा ने कहा, वह माँ जी परेशान हो रही हैं, मुझे जाना चाहिए। तब ऋतु कहती, दीदी मैं भी आपकी सास की दुश्मन नहीं हूँ,
लेकिन आपकी सास को यह समझाना जरूरी था, यदि बहू सेवा कर रही है तो बेटी का नाम ना ले। जरा उन्हें भी तो पता चले बहू और बेटी में अंतर। यदि आपकी सास सच में बीमार होती तो मैं आपको कभी भी मायके लेकर नहीं आती, फिर चाहे आप 2 साल से मायके ना आई हूँ या 20 साल से। लेकिन सेवा जब आप कर रही हैं तो नाम आपकी ननद का क्यों? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।